स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में है। बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो भारत रत्न का जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के ही वर्क के रिगार्डिंग में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसको न्यू लाइफ देने के पर्सपेक्टिव से उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1970s एंड 80s का जो एरा है उस समय में इंडिया के अंदर में एंटी हिंदी एंड प्रो हिंदी के जो आपको काफ़ी सारे मूवमेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा हिंदी लैंग्वेज को एज ए कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया था स्कूल्स के अंदर में हिंदी को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड के बारे में तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से होनी चाहिए कि भारत रत्न जो अवार्ड है क्या इसको नेम के साथ में यूज किया जा सकता है क्या। आपको यहाँ पे आर्टिकल 18 के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी पर्सन को भारत रत्न दिया गया है उनके द्वारा अपने नेम के साथ में प्रीफिक्स के रूप में या आप देखिए सफिक्स के रूप में इस भारत रत्न अवार्ड है उसको यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और आर्टिकल 18 के बारे में यहाँ पर रीड करना। स्टूडेंट्स अगर हम भारत रत्न के बारे में बात करें तो इंडिया का आपको हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्या भारत रत्न जो अवार्ड है किसी भी पाकिस्तानी ओरिजिन का जो पर्सन है या पाकिस्तानी जो सिविलियन पर्सन है उसको किसी को दिया गया है। तो आपको यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पता होना चाहिए जिनको कि बेसिकली बादशाह खान के रूप से या फ्रंटियर गांधी के रूप से भी हम जानते हैं। आप देखिए कि रेड शर्ट मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है स्पेशली पेशावर के रीजन के अंदर में जब खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा उस मूवमेंट को लीड किया गया था एज ए फ्रंटियर गांधी के रूप में। तो बेसिकली वही एक पाकिस्तानी सिविलियन पर्सन है जिनको कि भारत रत्न का जो अवार्ड है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में बात करें उसको निशान पाकिस्तान के रूप से जाना जाता है, क्या वो किसी इंडियन सिविलियन को दिया गया है। आप देखिए कि हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोरारजी देसाई हैं, इसके अलावा नीरजा बानोट हैं जो बेसिकली एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड है, उनके रिगार्डिंग में एक मूवी भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो सिविलियन पर्सनस हैं इंडियन ओरिजिन के उनको बेसिकली पाकिस्तान का भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशान पाकिस्तान वो दिया गया है। क्या हिंदी हमारे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या शेड्यूल 8 का पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। क्लासिकल लैंग्वेज मीन्स दोज लैंग्वेज जिनका 1500 के आसपास या 2000 के आसपास का जो समय है वो उनके ओरिजिन का समय है। जो एंशंट समय में उस लैंग्वेज को यूज किया जाता था प्रेजेंट समय में उस लैंग्वेज को अगर यूज किया जाता है तो उसके अंदर में एक डिसकंटिन्यूटी का जो पीरियड है वो मेंशन किया गया है। उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो इंडिया के अंदर दिया गया है। अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे सदर्न इंडिया की 4 लैंग्वेज हैं जिसके अंदर एक तमिल है। तमिल के अलावा आप देखिए कि हमारा जो मलयालम है जो केरल के अंदर बोला जाता है, कन्नड़ लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज है, ये 4 लैंग्वेज आपको सदर्न इंडिया का देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि एक संस्कृत लैंग्वेज है जो एंशिएंट समय में उसको यूज किया जाता था, एक ओडिया लैंग्वेज है। ये टोटल 6 लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलती हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। क्या हमारे जो शेड्यूल 8 के अंदर जो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज को ऐड किया गया था प्रेजेंट समय में कितनी है स्टूडेंट, 22 लैंग्वेज है। 4 टाइम अमेंडमेंट के थ्रू में यहाँ पे जो डिफरेंट लैंग्वेज है उनको ऐड किया गया। कभी यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, कभी कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली जो लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया। आप देखिए कि उसके बाद में आपको बोडो है, बोडो लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलती है, उसको भी यूज यहाँ पे ऐड किया गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेसिकली शेड्यूल 8 के अंडर में जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, क्या हिंदी वहाँ पे पार्ट है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तो इनको जननायक, इसके अलावा आप देखिए कि जो बैकवर्ड क्लास हैं, बैकवर्ड क्लास मीन जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके एक लीडर के रूप में भी, डिप्रेस क्लास के लीडर के रूप में भी इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनके द्वारा जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में, जिसको कि हम थ्री लेयर ऑफ रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के रूप से जानते हैं। आप देखिए उसके अंदर
वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है वो भी इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो उन्हीं सब वर्क की पर्सपेक्टिव से इनको भारत रत्न जो अवार्ड है वो दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि इनको जननायक के रूप से भी जाना जाता था, हमारे जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं उनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे टीएमसी जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है, वो यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टीज का एक अलायंस क्रिएट हुआ था जिसको कि इंडिया का नाम दिया गया था। आप देखिए कुछ अलायंस के दौरान में इंडिया वर्सेज भारत का एक डिबेट है वो भी देखने के लिए मिला था। इंडिया वर्सेज जो भारत का एक डिबेट है वो भी देखने के लिए मिला था। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे अपना जो ऑफिशियल गजेट्स हैं उनके अंदर में भारत जो वर्ड है उसको यूज किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अर्लियर फेज के अंदर में भारत जो वर्ड है उसको यूज किया जाता था, तो आप देखिए कि हिंदी के अंदर में जो भारत वर्ड है, देवनागरी जो स्क्रिप्ट को जो यूज किया जाता है उस समय में भारत वर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता था। बट उस डिबेट के दौरान में अपोजिशन पार्टीज के एक अलायंस क्रिएट हुआ था, उसके दौरान में यहाँ पे भारत वर्ड है स्पेशली G20 के दौरान भी देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया अलायंस के बारे में, जो टीएमसी नाम का जो पार्टी है जिनका आपको वेस्ट बंगाल के अंदर पावर देखने के लिए मिलता है, वेस्ट बंगाल के अंदर में वो रूल के अंदर है वहाँ पे। तो आप देखिए कि टीएमसी के द्वारा अपना जो अलायंस है उससे ये एग्जिट किए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे सेल्फ में जो लोकसभा इलेक्शन है उनको कंटेस्ट किया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर में। आपको यहाँ पे टीएमसी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या टीएमसी नेशनल पार्टी है या नहीं है स्टूडेंट। क्या टीएमसी जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस जो है, वो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उसको है या नहीं है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में नेशनल पार्टी का स्टेटस हुआ करता था, तृणमूल कांग्रेस को जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो हुआ करता था, क्योंकि ये 4 स्टेट्स के अंदर में स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है उनके द्वारा गेन किया गया था। आप देखिए किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का जब स्टेटस दिया जाता है तो कुछ उसके क्राइटेरिया हैं, क्या उनके द्वारा 6% वोट है उनको सिक्योर किया गया है, नहीं किया गया 3 और 4 स्टेट्स के अंदर में, क्या उनके द्वारा 2% जो सीट्स हैं उनको सिक्योर किया गया है, नहीं किया गया है 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर एक क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर कोई स्टेट पार्टी 4 स्टेट्स के अंदर में उसको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलता है तो उसको बेसिकली यहाँ पे नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है। आप देखिए कि रिसेंटली जब लास्ट ईयर 2023 के समय में मार्च के अंदर में जब नई पार्टीज का जब लिस्ट अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उस समय में जो आम आदमी पार्टी है उसको ऐड किया गया था कि उनके द्वारा 4 स्टेट्स के अंदर में जो स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है वो गेन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रशिया एंड यूक्रेन की क्राइसिस के बारे में है। आप देखिए कि बेलग्रोड नाम का जो जगह है जो रशिया के ही पास यूक्रेन का जो बॉर्डर है रशिया के साथ में वहीं पे ही सिचुएटेड है। वहाँ पे एक प्लेन के ऊपर में अटैक किया गया है। आप देखिए कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जो बेसिकली यूक्रेन से बिलोंग किया करते थे, ऐसा यहाँ पे रशिया के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि यूक्रेन के द्वारा ही उस प्लेन को बेसिकली शॉट किया गया है, प्लेन को यहाँ पे डाउन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जगह के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे लोकेशन के बेसिस पे। 2 क्वेश्चन तो बेसिकली आपको यूक्रेन के एरिया से ही रिलेटेड थे। तो इस साल जो भी एरिया न्यूज़ के अंदर है उनके बारे में आप ज़रूर से रीड करना स्टूडेंट्स। अगर आप न्यूज़पेपर को डेडिकेटेड वे में फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है पर्थ है बेसिकली यहाँ पे सिचुएटेड। आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हीट वेव्स की वजह से वो न्यूज़ के अंदर है, वहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो पर्थ है वो सिचुएटेड है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको यहाँ पे ब्रिस्बेन है वो देखने के लिए मिलेगा, मोर ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। फिर आपको यहाँ पे बेसिकली एडिलेड है, मेलबर्न है, सिडनी है, ऐसे अलग अलग सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। इसको हमने क्यों डिस्कस किया, आप देखिए लोकेशन के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट समय में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। 2009 या 6 के एरा के समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की 4 सिटीज़ को दे दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इनको क्लॉकवाइज मैनर के अंदर में इनको यहाँ पे रीअरेंज कीजिए, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे कोई भी लोकेशन न्यूज़ के अंदर हो उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इनका जो प्रैक्टिस है वो करते हैं, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, हमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं डेडिकेटेड वे में उनको सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कहीं ना कहीं राइट डाउन जरूर से कीजिए जिससे कि आप उसको रेगुलर वे में रिवाइज भी कर सको।
आप देखिए कि रिपब्लिक पार्टी के जो इलेक्शन है वहाँ पे चल रहे हैं, तो ट्रम्प वहाँ पे बेसिकली विनर इमर्ज हुए हैं। न्यू हैम्पशायर नाम का जो एरिया है, बेसिकली न्यू हैम्पशायर कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएसए के अंदर में। तो आपको यहाँ पे यूएस का जो लोकेशन है वो जरूर से पता होना चाहिए। सपोज करना ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें न्यू हैम्पशायर के बारे में, तो आपको इस एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो बोस्टन है वो सिचुएटेड है। बोस्टन के अलावा यहाँ पे आपको न्यू हैम्पशायर है वो सिचुएटेड है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको जो मॉन्ट्रियल सिटी है, मॉन्ट्रियल के अलावा आप देखिए ओटावा नाम का जो सिटी है वो नियर बाई के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, जो कि कनाडा का जो सिटीज है यहाँ पे सिचुएटेड है, यूएस के ही नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए के अंदर में सिचुएटेड है न्यू हैम्पशायर, जहाँ पे ट्रम्प है रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। दोबारा से उनको जो जीत है वो मिली है एक न्यू स्टेट के अंदर में, और यहाँ पे उसके जो कैंडिडेट है उसके रूप में ये इमर्ज हुए हैं। आप देखिए कि हमारे जो मिट्टी के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा 1885 का जो हमारे यहाँ पे टेलीकॉम एक्ट हुआ करता था, टेलीग्राफ एक्ट हुआ करता था, उसको रिप्लेस करते हुए नए जो कानून है वो लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। विंटर सेशन के समय उनको पास किया गया था, तो उन्हीं को बेसिकली उनके द्वारा प्रेज किया गया है कि जो नए कानून हैं आने वाले काफ़ी दिनों तक यहाँ पे जो वर्क करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओल्ड जो यहाँ पे रूल्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस एक्ट हुआ करता था 1898 के समय का, तो ऐसे ये जो पुराने जो रूल्स हैं वो बेसिकली आप देखिए कि 125 ईयर्स ओल्ड हैं। कुछ यहाँ पे नए जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो ऐड किए गए थे इन रूल्स के अंदर में, तो बेसिकली उन्हीं को नए जो पुराने कानून है वो समय की डिमांड के अकॉर्डिंग में बेटर वे में यहाँ पे नए एरियाज हैं, नए डोमेन यहाँ पे ओपन हुए हैं, स्पेशली टेलीग्राफ के अंदर में, पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग में। तो नए डोमेन को यहाँ पे टैकल करने के पर्सपेक्टिव से जो नए कानून का जो ज़रूरत है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। इनका एक इंटरव्यू भी है आज के द हिंदू के अंदर में, आप जाके रीड जरूर से करना अगर आपको समय हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जब भी हम यहाँ पे रीड करते हैं पीएम आवास योजना के बारे में, तो पीएम आवास योजना का आपको एक कंपोनेंट देखने के लिए मिलता है। पीएम आवास जो योजना है उसका एक कंपोनेंट ये है अर्बन एरिया के अंदर में कि स्लम का बेसिकली यहाँ पे रीडेवलपमेंट करना है, जिसके अंदर में इन सीटू स्लम जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि सपोज कीजिए स्लम का एरिया है, वहीं पे ही कंप्लीटली जो स्लम का एरिया है, कंप्लीटली जो स्लम का एरिया है उसको एक जगह कंसंट्रेट किया जाएगा। यहाँ पे जो वर्टिकल डेवलपमेंट के रूप में जो फ्लैट्स हैं वो बनाई जाएंगी। तो आप देखिए कि 3000 के आसपास जो फ्लैट्स हैं उनको यहाँ पे गेन देना है जो स्लम के जो लोग हैं उनको, और बेसिकली अदर एरिया को और भी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए यूज किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पीएम आवास योजना अर्बन एरिया के बारे में पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा बेसिकली इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको इस योजना के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। स्लम एरिया के बारे में काफ़ी बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में है, आप देखिए कि सैनिटेशन वर्कर्स को जो मिनिमम वेज है उसके रिगार्डिंग उनका जो एक प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि उनको मिनिमम वेज है वो नहीं दी जाती है। आप देखिए कि हमारा जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के जो वर्कर्स हैं उनका भी डेथ देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी बार जो सेफ्टी गार्ड्स हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, और डायरेक्टली जो सेफ्टी हमारे जो टैंक्स हैं उनके अंदर में उनको उतार दिया जाता है, जिससे कि उनके द्वारा सफाई की जो एक्टिविटी है वो की जाएँ। काफ़ी बार अलग अलग जो गैसेज हैं उनके रिलीज होने की वजह से उनका डेथ होता है, उनकी जो स्किन के अंदर में काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक बेंजवाड़ा विल्सन नाम के जो पर्सन हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि बेंजवाड़ा विल्सन कैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग के जो वर्कर्स हैं, सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं, उनकी राइट्स के लिए कंटिन्यूस फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। आपको एक नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, सॉरी हाँ, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। इसको इनिशियल फेज के अंदर 10 ईयर के बेसिस पे बनाया गया था, बाद में इसको समय समय पे बेसिकली जो नई न्यू रिन्यूएशन जो टेन्योर है वो दिया जाता है। तो नॉन स्टेचुटरी एक आपको कमेटी है वो कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। बेंजवाड़ा विल्सन जिनको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी दिया गया है, जो फिलीपाइंस का अवार्ड है। आपको देखिए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड और भी काफ़ी सारे पर्सन्स को दिया गया है इंडिया के अंदर में, अलग अलग वर्क के रिगार्डिंग में। किसी को जर्नलिज्म के सेक्टर से दिया गया है, किसी को और किसी वर्क के रिगार्डिंग में। आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए नेक्स्ट न्यूज के अंदर में। आप देखिए कि पहले हमारे यहाँ पे एक यूनाइटेड पंजाब है, संयुक्त पंजाब है वो स्टेट हुआ करता था।
सबसे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स को 4 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड किया गया था, A, B, C एंड D के कैटेगरी के रूप में। बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पोटी श्रीमालू नाम के जो पर्सन है, उनका एक प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है सदर्न इंडिया के अंदर में, कि आंध्र प्रदेश स्टेट को क्रिएट करना है उनकी रिगार्डिंग में। उनके प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी कमेटी हैं, जिसमें इनिशियल फेज के अंदर में आपको एस के धर कमेटी है वो देखने के लिए मिलती है। एस के धर कमेटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, वन लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी स्टेट है वो नहीं बनाया जाएगा। और आप देखिए कि इंडिपेंडेंस का भी वो एक न्यू समय था, उस समय में अगर नया स्टेट क्रिएट किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे जो लॉर्ड्स ऑफ डाइवर्सिटी है उसकी वजह से काफ़ी सारा जो डिस्टर्बेंस है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में जेबीपी कमेटी है, आप देखिए गवर्नमेंट का कमेटी नहीं था, ये कांग्रेस जो पार्टी है उसका कमेटी था जेबीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पट्टाभी सीतारामैया नाम के जो पर्सन हैं, इनके द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट किया गया। बाद में आपको फजल अली कमेटी है वो देखने के लिए मिलती है, और आप देखिए कि फजल अली के द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट किया गया था। बट लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया माना गया कि अगर आपको यहाँ पे स्टेट के अंदर में जो रीएडजस्टमेंट करना है तो आप लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया मान सकते हो सोलेमली बेसिस पे। कम्प्लीटली होमोजेनियस एरिया है, एक ही लैंग्वेज से रिलेटेड, काफ़ी वाइडर जोग्राफी है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। काफ़ी सारे 4-5 क्राइटेरियाज इनके द्वारा बताए गए थे कैसे आप स्टेट्स को यहाँ पे रीएडजस्ट कर सकते हो। आप देखिए कि उसके बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, जिसको कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रूप से भी जानते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज हैं वो बनाई गई थी। आप देखिए कि इसके बाद में आपको फर्स्ट अमेंडमेंट कब देखने के लिए मिलता है, 1960 के समय में, जब बेसिकली गुजराती स्पीकिंग पीपल्स को जो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था अर्लियर फेज के अंदर में, वहाँ से उनको सेपरेट किया गया, और जो मराठी स्पीकिंग पीपल्स है उनका जो महाराष्ट्र नाम का जो स्टेट है वो बनाया गया। आप देखिए जीएम जोशी नाम के एक लीडर हुआ करते थे, उनकी लीडरशिप के अंदर उस मूवमेंट को क्रिएट किया गया, चलाया गया था। बाद में आपको हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अंदर गोवा है, गोवा, इसके अलावा आप देखिए कि दमन एंड दीवू है, दादर एंड नागर हवेली है, पुडुचेरी का एरिया है। इनको यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो दिया गया है 8th 10th एंड 12th कॉन्स्टिट्यूशन 10th 12th एंड 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको जो पुडुचेरी है वो देखने के लिए मिलता है। आपको 10 एंड 12 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इनको बेसिकली एक्वायर तो अर्लियर फेज के अंदर ही कर लिया गया था, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1954 के समय में। बट आप देखिए कि उस समय में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनका आपको देखने के लिए मिलेगा इन यूनियन टेरिटरीज का। उसके बाद में आप अगर हम रीड करें तो 1963 के समय में डॉक्टर फीजो नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, उनके लीडरशिप के अंदर में नागालैंड है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया, क्योंकि उनका डिमांड था कि ग्रेटर नागालिंगम नाम का जो स्टेट है, जो कंट्री है, उनको बनाना है, तो नागालैंड को जो स्टेटहुड है वो दिया गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो यूनाइटेड पंजाब जिसके बारे में हमने रीड किया है, यूनाइटेड जो पंजाब हुआ करता था, संयुक्त पंजाब, उस यूनाइटेड पंजाब के अंदर एक मूवमेंट चलता है जिसको कि हम पंजाबी सूबा मूवमेंट के रूप से जानते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप के अंदर वो मूवमेंट चला, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनके लिए जो पंजाब है उसको क्रिएट कर दिया। हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के जो हरियाणा है, हरियाणा को वहाँ पे क्रिएट किया गया। बेसिकली हरियाणा यूनाइटेड पंजाब का जो पार्ट है वो हुआ करता था। तो 1966 के समय में 17 स्टेट है वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है, हरियाणा। और आप देखिए कि पंजाब को अलग से एक स्टेट है, ऑलरेडी स्टेट हुआ करता था, उसको इस पार्ट को निकालते हुए अलग से जो स्टेट है वो बना दिया गया। यहाँ पे एक शाह कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, शाह कमीशन रिगार्डिंग द कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो बंटवारा है उसको कैरी आउट कैसे करना है। आप देखिए कि यूनाइटेड पंजाब के अंदर में जो पहाड़ी स्पीकिंग, जो पहाड़ी लैंग्वेज जिनके द्वारा बोली जाती है, उनका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश को जब हरियाणा को स्टेट बनाया गया था तो हिमाचल को यूटी बना दिया गया था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे नागालैंड दे दिया गया है, नागालैंड के अलावा आप देखिए कि गोवा दे दिया गया है, गोवा के अलावा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो बेसिकली स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो उनके द्वारा एक्वायर किया गया था। तो आप देखिए कि गोवा के द्वारा गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1987 के समय में, फिर गोवा को जो स्टेटहुड है वो दिया गया था। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, आप देखिए 1966 के समय में जब शाह कमीशन के थ्रू यहाँ पे बाइफरकेट किया गया यूनाइटेड पंजाब को, तो हिमाचल प्रदेश को भी बेसिकली यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था, जो 1971 के समय में आपको यहाँ पे स्टेटहुड है वो देखने के लिए मिलता है।
तो ये 54 जो स्टेटहुड है उसको सेलिब्रेट किया गया है हिमाचल की गवर्नमेंट के द्वारा। और गोवा के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, गोवा को जब इनिशियल में यूनिटी बनाया गया, बाद में उसको स्टेटहुड दिया गया 1987 के समय में। नागालैंड को डायरेक्टली जो स्टेटहुड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ओनली 2 करेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि 2011 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा तो 25 जनवरी का जो दिन है बेसिकली उसको सेलिब्रेट किया गया हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट ईयर के रूप में, जिसकी वजह से हम नेशनल वोटर्स डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। आपको यहाँ पे वोटिंग के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। आर्टिकल 324 जो बेसिकली यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में डील करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता है। आप देखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, हमारी लोकसभा के इलेक्शन हो, और लोकसभा के अलावा आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्शन हो, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कैरी आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन से यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी अगर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। तो आप देखिए कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था हमारे यहाँ पे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, और उन्हीं के थ्रू में बेसिकली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है, उसके अंदर में जो इलेक्शन कमीशन को जो सपोर्ट है, जो वर्क फोर्स है वो प्रोवाइड की जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो देखने के लिए मिलेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर में। आपको चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चेंज किया गया है उस प्रोसीजर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप उसके बारे में ज़रूर से रीड करना कि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर में पीएम सर हैं। पीएम सर के द्वारा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको उनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, और लोकसभा के बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन है जिनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। यूनियन में जो मिनिस्टर हैं वो पीएम सर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे नहीं है, कोई पार्टी के द्वारा 10% सीट्स अगर नहीं सिक्योर किया गया, तो लार्जेस्ट जो पार्टी रहेगा लोकसभा के अंदर में उनका जो लीडर है उसको यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा पीएम सर के द्वारा एज ए सिलेक्शन कमेटी के अंदर में। पहले एक सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी के द्वारा 5 मेंबर्स को चूज किया जाएगा जिसको यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करना है। आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था तो उनके द्वारा यूनियन मिनिस्टर की जगह में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐड किया था। बाद में गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो रूल्स हैं वो लाए गए। आपको यहाँ पे सर्च कमेटी के बारे में हमने रीड किया, लॉ मिनिस्टर का लीडरशिप के अंदर में उसको कैरी आउट किया जाएगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा सर्च कमेटी के द्वारा जो 5 नेम्स को सजेस्ट किया गया है उनसे भी अदर जाके किसी पर्सन को चूज किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के रूप में। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके बारे में हमने रीड किया। क्या यहाँ पे प्रॉपर क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इलेक्शन कमिश्नर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में, रीअपॉइंटमेंट के बारे में कुछ बोला गया है नहीं बोला गया है, इसके बारे में आप रीड करना। इनका टेन्योर कितने समय का होता है, 65 और 6 ईयर, इसके बारे में आपको रीड करना है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको काफ़ी कुछ रीड करना होगा स्टूडेंट्स। और आप देखिए न्यूज़पेपर के थ्रू में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उनको बार बार यहाँ पे रीड कर सकते हो। आप देखिए कि जल्लीकट्टू के रिगार्डिंग में तमिलनाडु के जो सीएम है उनका एक स्टेटमेंट आया है। अब ये जल्लीकट्टू क्या है, आप देखिए कि पोंगल का जब सेलिब्रेशन किया जाता है तो उस समय में एक फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है एनिमल्स के साथ में। बेसिकली जो जल्लीकट्टू है, जो बुल टैमिंग का जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया जाता है। तो उसी जल्लीकट्टू के रिगार्डिंग में बताया गया है, इसको असेंशियल कल्चरल प्रैक्टिस माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था एक बार जल्लीकट्टू की एक्टिविटीज़ को। ये डिंडीगुल है, मदुरई का जो एरिया है उसके अंदर में आपको इसका जो डोमिनेशन है, इसका जो गेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है पोंगल के सेलिब्रेशन के दौरान में। आपको जल्लीकट्टू के अलावा यहाँ पे एक और स्पोर्ट्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जिसको कि रेखला रेस के रूप से भी जाना जाता है। किलाड़ी एक्सावेशन जो बेसिकली लास्ट ईयर न्यूज के अंदर में था, वहाँ पे एक म्यूजियम को भी क्रिएट किया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। किलाड़ी एग्जावेशन क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वहाँ पे एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया तमिलनाडु के अंदर में। जो एविडेंस मिले हैं उनके बेसिस पे माना गया है
कि वहाँ जो संगम एज का जो समय हुआ करता था उसको और भी बैक साइज के अंदर में यहाँ पे पुश किया गया है एविडेंस के द्वारा कि संगम का जो टेन्योर है और भी काफ़ी पहले से है, जो समय संगम का जो टेन्योर है वो हुआ करता था। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में क्या इनका जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है यहाँ पे किलाड़ी एग्जावेशन का एक अर्बन साइट है जो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, सदर्न तमिलनाडु के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी कुछ साइट्स के बारे में। बेसिकली इसमें आपको जो महाराष्ट्र के अंदर में कुछ साइट इसकी सिचुएटेड हैं जिनको कि हम दैमाबाद के रूप से जानते हैं। मांद नाम का जो साइट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कश्मीर के अंदर में, जो नॉर्दर्न इसके साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। दैमाबाद सदर्न साइट है। आलमगीरपुर यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड आपको देखने के लिए मिलती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप देखिए कि 2019 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में 4 साइट्स दे दिया गया था यूपीएससी के द्वारा, और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। आप देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसमें आपको किलाड़ी एग्जावेशन है, भीम बेटका है, और आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई साइट है वो दे दिया जाएगा, और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है इसके अंदर में से, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। लेप्रोसी के बारे में है, आप देखिए कि 2027 तक लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के पर्सपेक्टिव से या उसको बेटर वे में ट्रीट करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो गाइडलाइंस है 3 ड्रग का एक रिजाइम है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया है। आप देखिए कि मल्टी ड्रग थेरेपी बेसिकली वो थेरेपी है जिसके थ्रू लेप्रोसी है उसको कंट्रोल किया जाता है, एक बैक्टीरिया के थ्रू में आपको ये देखने के लिए मिलता है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो बेसिकली फ्लूइड्स का अगर यहाँ पे स्प्रेड होता है, किसी उसके फ्लूइड के कांटेक्ट के अंदर में आता है कोई पर्सन, तो उसको यहाँ पे लेप्रोसी का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलता है। स्किन के ऊपर सबसे पहले डिजीज है वो इम्पैक्ट करती है, उसके बाद में नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, काफ़ी कुछ आपको इसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अभी हमने उड़ीसा के बारे में रीड किया था, उड़ीसा के अंदर में बेसिकली एक पर्सन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन के, उनके जो 25 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। उनको बेसिकली जंगल कैंप के अंदर में मार दिया गया था कुछ बेसिकली जो इंसर्जेंट पर्सन्स के द्वारा, कि उनके द्वारा यहाँ पे कन्वर्जन किया जाता है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है। आप वो एक लेप्रोसी होम के रिगार्डिंग में थे जो उड़ीसा के अंदर आपको 1892 के समय से देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा, झारखंड और इसके अलावा हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर जो लेप्रोसी का सिचुएशन है वो काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारे रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट वो इंडिया के लिए आने वाले हैं, जयपुर के अंदर वो आएंगे, राजस्थान का जो कैपिटल है। और आप देखिए कि आपको यहाँ पे ये न्यू दिल्ली है, ये जयपुर है, ये आगरा है। इसको एक ट्राइंगल के रूप से भी देखा जाता है, काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं इस एरिया के अंदर में विजिट करते हैं, जैसे कि कोई आगरा गया, आगरा से जयपुर, जयपुर से न्यू दिल्ली, इसको टूरिस्ट के एक ट्राइंगल के रूप से भी जाना जाता है। तो लास्ट टाइम 2016 के समय में फ्रेंच के जो अदर प्रेसिडेंट हुआ करते थे पावर के अंदर में, जो चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया के लिए विजिट किए थे, तो उस समय वो देखिए कि चंडीगढ़ के लिए गए थे। चंडीगढ़ के अंदर में जो आर्किटेक्ट है, चंडीगढ़ के मेन आर्किटेक्ट कौन है, आप देखिए कि उनका जो हैंड का एक फिगर है वो शो किया जाता है चंडीगढ़ के काफ़ी सारे पार्क्स के अंदर में। तो उसके अंदर में बेसिकली उन आर्किटेक्ट है उन्हीं का जो वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए वो चंडीगढ़ के अंदर में गए थे। प्रेजेंट जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो जयपुर के अंदर में आएंगे, वहाँ पे उनके द्वारा जो आमेर का जो फोर्ट है उसको विजिट किया जाएगा। आमेर का फोर्ट बेसिकली क्या है, आप देखिए कि जयपुर के अंदर में जब किंगडम हुआ करते थे, जब बेसिकली आपको प्रिंसली स्टेट के रूप में जयपुर देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि जो रूल है वो बेसिकली आमेर से हुआ करता था। आमेर आपको हिली एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो आमेर का जो रीजन है अर्लियर फेज के अंदर में राजस्थान के अंदर स्पेशली और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर में आपको जो फोर्ट्स हैं वो हिली एरियाज के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। एक तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हिली एरियाज के अंदर भी उनको बनाया जाता था। एक आप देखिए कि दूर तक यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एग्जामिन किया जा सके कि कोई राजा के द्वारा अटैक तो नहीं किया गया है। बाद में लेटर फॉर्म के अंदर में 1727 के समय में जब सवाई जयसिंह वहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं, तो उनके द्वारा बेसिकली जो जयपुर है उसको इस्टेब्लिश किया गया। आप देखिए कि यूनेस्को का हेरिटेज सिटी का स्टेटस भी है जयपुर को, पहले अहमदाबाद को दिया गया था जिसको कि 1411 के समय में अहमद शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में जयपुर को भी ये स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में, जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे मणिपुर के बारे में है कि मणिपुर के अंदर में गवर्नमेंट का एक रोल होना चाहिए, कैसे वहाँ पे वैली के जो पर्सन्स हैं उनके जो माउंटेन के जो एरिया की जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके।
तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको मणिपुर के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि फ्री मूवमेंट रिजाइम को यहाँ पे बैन करने का कोशिश है गवर्नमेंट का। तो उसके रिगार्डिंग आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अंदर ही हम रीड करेंगे। ऑलरेडी भी हमने इन टॉपिक्स को काफ़ी बार रीड किया है, तो रिपीट के अंदर है ये एडिटोरियल। आप सभी पॉइंट्स को जरूर से रीड करना, कैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को यहाँ पे यूज नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कैसे यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी की जो बेसिकली जो गार्डिंग है या इंसर्जेंट पर्सन्स है उनको वेपन के साथ में अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर में देखने के लिए मिलता है। जीनोसाइड के पर्सपेक्टिव से है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में साउथ अफ्रीका के द्वारा एक पेटिशन को फाइल किया गया कि इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, इजराइल के द्वारा जो हमास का डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट किया गया, इजराइल के द्वारा डिनाई किया गया है इस पेटिशन के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली एक स्टेटमेंट ये भी देखने के लिए मिलता है कि हमास को बेसिकली यहाँ पे मेन पार्टी क्यों नहीं माना गया इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के केस के अंदर में, क्योंकि बेसिकली वो नॉन स्टेट एक्टर है, वो यहाँ पे एज ए स्टेट के रूप में आईसीजी के अंदर में प्रेजेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका के द्वारा पेटिशन को फाइल किया गया, काफ़ी सारे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इस पेटिशन को सपोर्ट किया गया। कुछ वेस्टर्न पावर्स यहाँ पे इजराइल के भी सपोर्ट के अंदर में है कि उनको इजराइल के द्वारा कोई भी जीनोसाइड का एक्टिविटी नहीं किया गया है। 7 अक्टूबर का जो दिन है, 7 अक्टूबर के दिन के अंदर ही बेसिकली हमास के उस अटैक के बाद में ही काउंटर अटैक है वो यहाँ पे किया गया है। अगर हम जीनोसाइड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्राइम ऑफ जीनोसाइड डेट मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है एज ए होल के रूप में, मोस्ट सीरियस क्राइम के रूप से देखा जाता है। और आप देखिए 1948 के समय का एक कन्वेंशन है जीनोसाइड का जो प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में, वो दोनों कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं इजराइल और साउथ अफ्रीका। इसी वजह से इस कन्वेंशन के अंडर में जो मोस्ट सीरियस क्राइम है हमारे वर्ल्ड के अंदर में उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया है, इजराइल के रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगाए गए हैं। आप देखिए कि गैम्बिया के द्वारा भी म्यांमार के रिगार्डिंग में, म्यांमार के द्वारा जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ को कैरी आउट किया गया था, ऐसे ही जीनोसाइड का जो एलिगेशंस हैं वो लगाए गए थे, पेटिशन फाइल किया गया था। 1948 के समय से आपको यहाँ पे कंटिन्यूस जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स हैं उनका माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है, उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसको कि हम नकबा के रूप से भी जानते हैं। आप काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नकबा वर्ड मेंशन इन द न्यूज, क्या है ये नकबा वर्ड, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स का जो मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन था दूसरे जो नाइबर कंट्रीज के अंदर में, जिसको नकबा का जो नाम है वो दिया गया है। इजराइल के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन द पार्टीज, हमास एक नॉन स्टेट एक्टर है, उनकी अटैक के बाद में काउंटर अटैक हमारे द्वारा कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंडिया और मालदीव के बारे में है, बेसिकली वाटर के पर्सपेक्टिव से है। चाइना का जो वेसल्स आने वाली है रिसर्च का फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर में, मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिनाई किया गया, कोई भी उनका रिसर्च का एक्टिविटी है उनके द्वारा नहीं होगा। कल ही इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। बेसिकली यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इंडिया को अपने जो नाइबर कंट्रीज हैं उनको बेसिकली काफ़ी सॉफ्ट वे में ट्रीट करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि हमारे जो मैक्सिमम नाइबर कंट्रीज हैं उनका एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो बेसिकली बिग ब्रदर का यहाँ पे जो फिलोसफी है वो भी यहाँ पे कभी कभी बैकफायर के रूप में वर्क करता है। तो उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 2-3 टाइम्स के अंदर में कि कैसे मालदीव के द्वारा जो इंडिया से हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए डिनाई किया गया इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, और फिर मालदीव के द्वारा आप देखिए कि चाइना की जो रिसर्च वेसल्स हैं उनको यहाँ पे एज ए पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में बुलाया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको भी कैरी आउट किया जा सके। इंडिया की ड्रग की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में एक विसल ब्लोअर है दिनेश ठाकुर सर, इनके द्वारा काफ़ी सारी जो बुक हैं वो भी लिखी गई हैं। आप देखिए कि इनके एसोसिएटेड पर्सन हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सारा, इनका नेम मेरे को याद नहीं है अभी, इनका नेम क्या है एक्चुअली में, तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा काफ़ी सारा जो एसोसिएट ये दोनों पर्सनस के द्वारा हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है उसके अंदर में जो एथिकल मिसकंडक्ट है उसके बारे में इन्होंने बताया है। आप देखिए कि इनके द्वारा काफ़ी सारी बुकों के अंदर में हमारे सेक्टर्स के, हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं उनको यूज किया जाता है, जिसके काफ़ी सारे रिजल्ट्स गैम्बिया के अंदर में, चाहे आई ड्रॉप के जो इंसिडेंट देखने के लिए मिला हो, उज्बेकिस्तान के अंदर में जो कोल्ड सिरप है उसका इंसिडेंट हो, या आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर भी आई ड्रॉप के इंसिडेंट की वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हुई थी, तो उसी को यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में भी
कोई भी यहाँ पे ब्रांड है उसका नेमिंग के दौरान भी बेसिकली बताया गया है। तो आइडेंटिकल यहाँ पे नेम होने की वजह से आप देखिए कि आइडेंटिकल नेम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे कि लीना मैक नाम का एक ड्रग हुआ करती है और एक सेम आपको लीना मैक नाम का जो ड्रग है, लीना मैक 5 नाम का आइडेंटिकल जो ड्रग है वो देखने के लिए मिलती है। बोथ ड्रग्स को अलग अलग ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट प्रॉब्लम है कि कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो रूल्स हैं उनको नहीं बनाया गया। पैकेजिंग के रूल्स इसका एक रूल है। इसके अलावा हमारा जो फार्मास्यूटिकल का जो रेगुलेशन है जिसको पुअरली वे में रेगुलेट किया जाता है वो भी इसका एक मेन कारण है, उसको बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम ड्रग के सेम आइडेंटिकल जो नेम है उसके बारे में रीड करें तो आप देखिए कि यहाँ पे एक ड्रग है जिसका नाम है मेडजोल नाम का एक ड्रग है। सेडेटिव एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज किया जाता है, जो सेडेटिव एक्टिविटीज़ है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक ड्रग देखने के लिए मिलती है जिसको कि मेडजोल DSR के नाम से जानते हैं। मेडजोल DSR, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन मेरा सही ना हो इसके रिगार्डिंग में। तो आप देख मेडिकल जो टर्मिनेशन के अंदर में अलग डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जाता है। तो मेडजोल जो DSR है वो स्टोमक का जो एसिडिटी है उसके रिगार्डिंग में यूज किया जाता है। तो आप देखिए सिमिलर नेम है, यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको यहाँ पे DSR का जो वर्ड है और ई का जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो मेजडोल 400 है जो चिल्ड्रंस के परस्पेक्टिव से यूज की जाती है, मेजडोल 400 वो चिल्ड्रंस के परस्पेक्टिव से है। और मेडजोल जो 200 है वो ब्लैक फंगस के परस्पेक्टिव से इनको यूज किया जाता है। तो आप देखिएगा अगर आप मेडिकल सेक्टर के अंदर में जाते हो वहाँ पे आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो मेडिकल सेक्टर है उसके अंदर बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे भी जो दवाइयाँ हैं वो दे दी जाती हैं। मेडिसिन को वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है मेडिसिन जो शॉप ओनर्स हैं उनके द्वारा। तो काफ़ी बार ऐसा कोई यहाँ पे मेडिकल जो शॉप ओनर है उनके साथ में एक एसोसिएट वर्क करता है। सपोज कीजिए वो मेडिकल शॉप ओनर वहाँ पे नहीं है शॉप के रिगार्डिंग में, और उसके द्वारा कोई डिफरेंट टाइप का जो दवा है उनको दे दिया गया। तो इसी के रिगार्डिंग सोशल मीडिया के ऊपर एक पर्सन के द्वारा अपने जो कंसर्न्स है उनको एक्सप्रेस किया गया था कि कैसे यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है। तो पैकेजिंग रूल्स इसका एक मेन कारण है। हमारे यहाँ पे जो पैकेजिंग रूल्स हैं वो उसको कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर में होना। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कंप्लीट कंट्री के अंदर में 10% के आसपास जो लोग हैं उनके द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज है वो इसको यूज किया जाता है। वर्नाकुलर एरियाज के अंदर में तो लोगों को बेसिकली इंग्लिश का रीड करना भी, क्वालिटी जो रीडिंग है वो नहीं पता होती है। पुअरली रेगुलेटेड आपको जो फार्मेसी रूल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो मॉडल कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सेक्टर की जो रेगुलेटरीज है उनको बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर वे में रेगुलेशन ना होना, कौन कौन सी ड्रग है जिनका सेम आइडेंटिकल जो ब्रांड नेम है उनको यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी ना होना, ये काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से इंडिया का जो ड्रग सेक्टर है उसके अंदर में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर में हमारा जो ड्रग गया उसके जो इंसिडेंट सामने आए उसके बाद में कुछ कंसर्न्स रेज हुए थे। CDS-CO के द्वारा बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया गया था ड्रग का जो रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज इज फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में है। एक यहाँ पे डाटा बनाना चाहिए, डाटा को क्रिएट करना चाहिए, प्रॉपर वे में जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, यही यहाँ पे जो सजेशंस है वो दिए गए हैं पॉजिटिव वे में कि यहाँ पे प्रॉपर वे में रेगुलेशन का ज़रूरत है। और आप देखिए कि सभी लोगों के द्वारा किसी न किसी हेल्थ का जो इम्पैक्ट होने के समय में ऐसी जो दवाइयाँ हैं वो ली जाती हैं। ऐसा ही एक एंटीबायोटिक्स का देखने के लिए मिलता है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। कभी कभी जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अपने खुद के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से जो उनका मेडिकल यहाँ पे कंपनीज हैं उनके साथ में एग्रीमेंट है जिस तरीका का अनऑफिशियल वे में, तो अपने खुद के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक्स है उनके द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं किसी भी एक पेशेंट को। और आप देखिए कि ओवर यूज़ होने की वजह से उनका जो वर्किंग सिस्टम है वो इफेक्ट हुआ है इंडियंस के अंदर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में है। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर बर्मा नाम का जो स्टेट है वो हुआ करता था। बर्मा का इंग्लैंड के जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था इंडिया के अंदर में। एंग्लो बर्मा वॉर आपको देखने के लिए मिलती है 1826 के समय में। एक ट्रीटी ऑफ यानडाबो है जिसको साइन किया गया और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आते हैं। आप देखिए कि वो उस समय के जो लोग हैं उनका म्यांमार के साथ में काफ़ी सारा जो एथिकल रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर एरिया के बारे में, तो आप देखिए कि कुछ जगह मणिपुर के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, उसके अलावा मैक्सिमम एरिया में इसी तरीके से जो बेसिकली स्टोन है, स्टोन को एक मार्केटिंग किया गया है और आपको ओपन बॉर्डर है वो देखने के लिए मिलता है विदाउट फेंस के बेसिस पे।
हमारा जो एसएसबी है, कौन सा ऐसा आईटीबीपी है या एसएसबी है, कौन सा ऐसा हमारा जो बेसिकली डिफेंस का सेक्टर है जिसके द्वारा वहाँ पे जो बॉर्डर है उसको गार्ड किया जाता है, म्यांमार बॉर्डर को, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1643 किलोमीटर का यहाँ पे बॉर्डर है इंडिया का म्यांमार के साथ में। और आप देखिए कि उन एथिकन कम्युनिटी जो बर्मा के एरा के समय में वहाँ पे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, उनका फ्री मूवमेंट के रिगार्डिंग में इसको फ्री मूवमेंट रिजाइम को लाया गया था, बट आप देखिए कि इसका मिसयूज देखने के लिए मिला। इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो डोमिनेशन है, उनका जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिला है इंडिया के अंदर, जो वायलेंस है उसकी वजह से। तो इसी वजह से फ्री मूवमेंट रिजाइम को यहाँ पे बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको कम्प्लीटली बैन किया जाएगा। और इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको भी बेसिकली यहाँ पे फेंसिंग का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए येलो सी के अंदर में काफ़ी सारा जो मिसाइल का जो टेस्टिंग है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया है येलो सी के एरिया के अंदर में। नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया को अपना एनिमी कंट्री है वो भी डेजिग्नेट किया गया था कुछ दिन पहले, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और जब कोरियन वॉर का जो एरा है उस समय में इंडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलता है कोरियन पेनिनसुला के अंदर में, बेसिकली पीस का जो नेगोशिएशन है उसके पर्सपेक्टिव से। उस समय में जो यूएसए है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर के अलावा चाइना है, और चाइना और इंडिया का यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं जिनका रोल आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चाइना और ताइवान के पर्सपेक्टिव से है, नारुरू नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा बेसिकली कुछ बताया गया है। तो ये देखिए कि इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ताइवान के ही पर्सपेक्टिव से है, आपको ताइवान का जो लोकेशन है उसके बारे में आप जरूर से देखना। श्रीलंका के रिगार्डिंग में है, श्रीलंका के पार्लियामेंट के अंदर ऑनलाइन जो सेफ्टी बिल है उसको बेसिकली यहाँ पे अप्रूव किया गया है, उसी के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखें कि यहाँ पे ईरान बैक जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके द्वारा यूएस के द्वारा स्ट्राइक की गई है ईरान की जो बैकिंग के जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं इराक के अंदर में, उसके अंदर में। इसके अलावा इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सीज फायर के एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से होती रिबेलियंस के द्वारा जो मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया है। माली जो बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने इसको शेयर किया है माली का जो लोकेशन है उसके बारे में। तो वहाँ पे एक पुअर कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। और आप देखिए कि गोल्ड माइंस का जो प्रोड्यूसर है, गोल्ड माइंस वहाँ पे कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1948 के समय में क्रिएट किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि नाटो का एक कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिकली आर्टिकल 5 आपको देखने के लिए मिलता है जो कलेक्टिव डिफेंस को बताता है कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक दूसरे को डिफेंड किया जाएगा। अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो अभी रिसेंटली जो टर्की जो है जिसने अपना नेम है 2022 के समय चेंज किया था, तुर्कई के नाम से अपना नेम चेंज किया था। आप देखिए कि तुर्कई के द्वारा जो स्वीडन ने न्यू एंट्री लिया है नाटो के अंदर में, तो उसको बेसिकली रेटिफाई किया गया है तुर्कई के द्वारा यहाँ पे। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्वीडन बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री आपको देखने के लिए मिलता है जिसके द्वारा नाटो का जो मेंबरशिप है उसको रिसीव किया गया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1948 के समय इसको क्रिएट किया गया था। आपको यहाँ पे इसके अपोजिशन के अंदर में कौन सा ग्रुप है उसको क्रिएट किया गया उसके बारे में भी आप रीड करना, जो रसिया के द्वारा बनाया गया था। क्या वो बेसिकली मिन्स्क ग्रुप है? क्या वो मिन्स्क ग्रुप है जो रशिया के द्वारा बनाया गया था नाटो का काउंटर पार्ट के अंदर में? तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।